हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगल आइस एकेडमी। ईगल एकेडमी के एनरिचमेंट सीरीज में आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमी का। उसमें हम देख रहे हैं नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम को समझने के पहले इनकम क्या होता है, देखो सोसाइटी में बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड थ्रू दैट इंडिविजुअल्स को अर्निंग होता है। तो हर एक इंडिविजुअल का अर्निंग सेम है क्या? नहीं। सोसाइटी में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग अलग होने के कारण सबका अर्निंग भी क्या है, अलग है। तो सबका परचेसिंग पावर भी क्या होगा, अलग होगा। तो जितनी आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी इनडायरेक्टली, उतना ही आपका परचेसिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सोसाइटी में इनकम एक इंडिकेटर होता है आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ का। पॉवर्टी में हो, अनएम्प्लॉयमेंट में हो, ये सब चीज़ें पता चलती है आपके इनकम से। लेकिन हम माइक्रो इकोनॉमी नहीं स्टडी करते, वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमी। तो हम क्या देखेंगे, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होता क्या है? नेशनल इनकम, हर एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, तो हर एक देश की इनकम भी क्या है, अलग है। बिकॉज वो देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग है, प्रोडक्शन अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, कंजम्पशन अलग है। इनडायरेक्टली वो देश का परचेसिंग पावर अलग है। तो परचेसिंग पावर से क्या पता चलता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वो टॉपिक है नेशनल इनकम। तो देखते हैं उसको। ओके, तो बेसिकली नेशनल इनकम क्या होता है? इट्स द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? मनी वैल्यू। हर एक चीज का, हर एक प्रोडक्ट का, गुड्स एंड सर्विसेज का एक क्या होता है, मनी वैल्यू होता है। जो फाइनल अमाउंट ऑफ मनी वैल्यू है, जो गुड्स और सर्विसेज को काउंट करके हर एक देश में काउंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी वैल्यू। और वही हमारी होती है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन फर्स्ट टाइम इंडिया में किया, वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने उनके बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये बुक उन्होंने 1868 में लिखी थी। उसमें उन्होंने क्या बताया कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है, पॉवर्टी लेवल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। उन्होंने एक इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन इंडिया का कैसे किया, ये सब इसमें बताया था। तो हमें पता चलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी एक टाइम पे पर कैपिटा इनकम 20 थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ते गई। तो इसका मतलब हमारे देश में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो उसको ही हम देखेंगे कि होते क्या है, उसको मेजर करने के तरीके क्या होते हैं। तो जो पहला है उसको बोलते हैं जीडीपी। तो हर एक देश का जीडीपी होता है, मतलब हर एक देश में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। और प्रोडक्शन किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल प्रोडक्शन है, ग्रॉस मतलब क्या, टोटल। डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर, और प्रोडक्ट्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक देश के अंदर कितने गुड्स प्रोड्यूस किए, कितने सर्विसेज प्रोड्यूस किए, और इसकी जो फाइनल अमाउंट है वो होनी चाहिए विद इन द बॉर्डर। विद इन द बॉर्डर मतलब देश के अंदर। प्रोड्यूस कौन कर रहा है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन प्रोडक्शन होना चाहिए विद इन द कंट्री। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में प्रोडक्शन कितना है। तो जीडीपी बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब देश के अंदर। इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिया के इनसाइड कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो जितना जीडीपी ज़्यादा होगा, उतना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उतना ही एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा, उतनी ही परचेसिंग पावर ज़्यादा होगी। तो जीडीपी से हम क्या मेजर करते हैं? जो देश का जीडीपी बढ़ रहा है, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और ग्रोथ हो रहा है तो डेवलपमेंट हो भी सकता है। तो आपको समझना है कि जीडीपी एक क्या है, इंडिकेटर है ऑफ डेवलपमेंट। ओके। उसके अलावा हमारे पास दूसरा कंसेप्ट होता है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में क्या था? प्रोडक्शन होना चाहिए विद इन द बॉर्डर, प्रोड्यूस कोई भी करे, इंडियन करे, फॉरेनर्स करे, ये था जीडीपी में। लेकिन जीएनपी में क्या है? नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्शन वर्ल्ड में किधर भी हो, प्रोडक्शन करने वाला इंडियन नेशनल होना चाहिए। मतलब वो प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करे कि इंडिया के बाहर करे। तो इसमें फॉरेनर्स के पैसे काउंट नहीं होते, ओनली इंडियंस जो इंडिया के अंदर है, जो इंडिया के बाहर है, वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज से क्या कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जीएनपी। तो जीएनपी का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स, मतलब हमारे सिटीजन्स जो हमारे देश के अंदर भी है और हमारे देश के बाहर भी है,
उन्होंने एक ईयर में जितना भी प्रोड्यूस किया है इंडिया में और इंडिया के बाहर में, उसको हम क्या बोलते हैं, जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी में फर्क क्या था? जीडीपी में प्रोडक्शन होना चाहिए विद इन द बॉर्डर, कौन प्रोड्यूस कर रहा है उससे मतलब नहीं होता। और जीएनपी में प्रोडक्शन किधर भी होने दो, प्रोडक्शन करने वाला इंडियन रेसिडेंट या इंडियन नेशनल होना बहुत जरूरी होता है। तो हम नेशनल इनकम को या तो जीडीपी से मेजर कर सकते हैं या जीएनपी से मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इससे हमें एक पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम किसकी होती है? ओवरऑल देश की। इसको हम जीडीपी में या जीएनपी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन एवरेज पर पर्सन का इनकम कितना है वो मेजर करने के लिए हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो देश का जितना भी जीडीपी है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करो। तो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज इनकम ऑफ पर पर्सन। तो एवरेज इनकम ज़्यादा होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, एवरेज इनकम कम होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होगी। तो पर पर्सन के इनकम से आप समझते हो, जैसे यूएस में पर पर्सन का इनकम बहुत अच्छा है और इंडिया में कंपैरिजन में कम है, हमें क्या पता चलता है, उनके लाइफ का क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा कंपेयर टू अस। तो ये पर कैपिटा इनकम आपको पता होना चाहिए। नेशनल इनकम को आप डिवाइड करोगे टोटल पॉपुलेशन से। ओके, एक कंसेप्ट है ग्रीन जीडीपी। हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी खत्म हो रही है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो उसको अपन बोलते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। तो ग्रीन जीडीपी कंसेप्ट क्या होता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ जीडीपी आपने जितना किया है वो तो आपको पता होगा, लेकिन एनवायरमेंटल कॉस्ट कितना है। जैसे हमें रिवर्स पोल्यूट हुए तो रिवर्स को क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो हर एक चीज के लिए हमें कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट हम जीडीपी से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली क्या मिल जाएगी, ग्रीन जीडीपी। एक सस्टेनेबल कंसेप्ट है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट का भी कंसिडरेशन करना बहुत क्या है, जरूरी है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, देखो जीडीपी दो प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। करंट प्राइस पे जो होती है उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी और दूसरी होती है रियल जीडीपी। ओके, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जीडीपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसे हो रहा है कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन, नॉट एग्जैक्टली कि हमारा आउटपुट बढ़ रहा होगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जीडीपी तो बढ़ गई है, लेकिन वो एग्जैक्टली इन्फ्लेशन की वजह से कैसे बढ़ी है, तो वो मेजर करने के लिए जो डिफ्लेटर होता है उसका नाम क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर। तो नॉमिनल जीडीपी को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे रियल जीडीपी के साथ, तो आपको जो एग्जैक्टली मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या होता है, इट मेजर द प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन दैट शोज हाउ मच ऑफ द इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइस rather देन एक्चुअल इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब आउटपुट की वजह से आपका जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ, आपका जीडीपी इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द प्राइस, ड्यू टू द इन्फ्लेशन। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बेस ईयर से करंट ईयर तक आपके जीडीपी में इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, किसके ऊपर, जीडीपी के ऊपर। तो उसको मेजर करने के लिए जो होता है उसको बोलते जीडीपी डिफ्लेटर। एग्जाम्पल इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है करंट प्राइजेस पे एंड रियल जीडीपी होती है कांस्टेंट प्राइजेस पे। कांस्टेंट प्राइस ही होता है बेस प्राइस। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, एक कंसेप्ट आता है कि इसको बोलते हैं, कंसेप्ट का नाम है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। देखो 1991 के पहले इंडिया में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ना के बराबर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, तो बिकॉज ऑफ दैट जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत क्या था, कम था। तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 3.5% था। तो इंडिया की जीडीपी बहुत स्लो रेट से बढ़ रही थी। तो उसको राज कृष्णा, इन्होंने एक नाम दिया था वर्ड का, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो इसमें होता क्या है कि जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी बहुत कम रहती है, 3 to 3.5%। इसमें मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत ना के बराबर थे। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट ही नहीं था तो एक्सपोर्ट नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया में डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं था। तो जीडीपी का ग्रोथ रेट
जब कम रहता है, लो रहता है, तो उसको बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये कोई रिलीजियस टर्म नहीं है, ये इकोनॉमिकल टर्म यूज़ किया है, लेकिन उसको रिलीजन के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, ये दिखाता है 1991 के पहले, बिफोर लिबरलाइजेशन, रेट ऑफ ग्रोथ बहुत क्या था, कम था। तो उसको शोकेस करने के लिए एक क्या किया है, टर्म कॉइन किया है बाय राज कृष्णा। ये आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट होता है पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। देखो, हर एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, हर एक देश का करेंसी अलग है। तो एक्सचेंज रेट सिस्टम आपने सुना होगा कि जैसे कि एक बर्गर मान लो इंडिया में 200 रुपए का मिल रहा है, और वही बर्गर मान लो यूएस में मिल रहा है $4 का। इसका मतलब क्या है कि $4 में उनको वही सेम बर्गर मिल रहा है जिसको इंडियंस को क्या देने पड़ रहे हैं, 200 रुपीज। तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया के 50 रुपीज इज इक्वल टू $1। तो $1 इज इक्वल टू 50, मतलब हमारे देश में जो अमाउंट ऑफ मनी में हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, वो वही सेम उधर बाय करने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। इससे हमें क्या पता चलता है कि हर एक देश में हमें कंपेयर कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। तो परचेसिंग पावर पैरिटी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हमें क्या सिखाता है कि सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, जैसे कि मान लो शुगर इंडिया में कॉस्ट हो रही है 80 रुपीज पर केजी, और मान लो वही मिल रही है यूएस में $1 में, तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। ये क्या है, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। नेशनल इनकम हम क्यों मेजर करते हैं, तो नेशनल इनकम हम मेजर करते हैं कि हर एक कंट्री का डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, वो एडवांस्ड है मतलब डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। जैसे हम बोलते हैं कि देश की जीडीपी इतनी है, तो जीडीपी बताने से क्या पता चलता है, वो देश में प्रोडक्शन एक्टिविटीज कितने हो रहे हैं, कंजम्पशन एक्टिविटीज कितने हुए हैं। क्योंकि परचेसिंग पावर कब हाई होगी, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। परचेसिंग पावर कम कब होगी, जब क्या होगी, आपकी जीडीपी कम होगी। तो जैसे यूएस है, उसका जीडीपी बहुत स्ट्रांग है, चाइना का जीडीपी स्ट्रांग है, तो हमारा कंपैरिजन में कम है। तो हम जीडीपी को कंपेयर करके समझ सकते हैं कि कौन से देश का इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत स्ट्रांग है, तो उनके देश की परचेसिंग पावर हाई है, तो उनके देश का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इनडायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंडिविजुअल को कंपेयर करने के लिए हम क्या देखते हैं, सैलरीज, और देश को कंपेयर करने के लिए हम क्या देखते हैं, जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ, क्या होता है, फाइनल अमाउंट ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। कौन प्रोड्यूस कर रहा है इससे मतलब नहीं होता। और जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें होता है कि प्रोडक्शन वर्ल्ड में किधर भी होने दो, प्रोडक्शन करने वाला इंडियन नेशनल होना चाहिए। तो जीडीपी में यही फर्क था कि प्रोडक्शन कंट्री के अंदर करो, और जीएनपी में प्रोडक्शन किधर भी करो, करने वाला इंडियन होना चाहिए। एक टर्म था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, 1991 के पहले हमारा क्या था, ग्रोथ रेट बहुत कम था, तो उसको कॉइन किया है बाय वर्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। वही अप्रोक्सीमेटली 3%, 3.5% क्या था, नॉर्मल था। तो नेशनल इनकम हमें टॉपिक पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है। तो आज के लेक्चर्स में हमने ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझे हैं, क्योंकि आप आगे कभी भी वर्ड सुनोगे जीडीपी देश का बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो एनरिचमेंट सीरीज है ये ऐसे ही चलेगी कंटिन्यू। तो आपको रेगुलर लेक्चर्स देखने हैं, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करो, कमेंट करो। और आपको कोई लेक्चर्स देखने होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करो, हमें बता दो आपको क्या देखना है। ओके, थैंक यू सो मच।